नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्नर आपका स्वागत करता है। आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे वर्ल्टोज लिमिटेड को लेकर के। एक कंपनी है जिसकी कंपनी में हमने चार्ट जब देख रहे हैं तो चार्ट में लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आ रही है, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। प्रेशर किस बात को? यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चलती नजर आई थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग रुक रुक के होती है, अर्थात मार्केट में नए प्लेयर आते भी हैं और पुराने प्लेयर यहाँ से एग्जिट भी करते हैं, जो कि हमेशा एक मार्केट की पद्धति जो कि चलती रहती है, जो कि मार्केट की प्रोसेस है। तो आज जानेंगे वर्टोज को लेकर के कंपनी क्या करती है, क्या क्या इनके पास एक्टिविटीज़ हैं, और साथ में ये देखा जाए कंपनी को लेकर के क्या पोटेंशियल्स कितनी बनती है, जो कि लगातार स्टॉक जो 5-5% के सर्किट के ऊपर कामकाज करता हो तो उनका मार्केट में किस तरह के उन्होंने अपने आयाम तक पहुंचने की कामकाज किया है। तो देखा गया कंपनी को लेकर के जो आईटी से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है, वर्टोज इज ए आई पावर्ड मेडिटेक एंड द क्लाउडटेक प्लेटफॉर्म की बात करती, कहते हैं एम्पावरिंग डिजिटल लैंडस्केप की बात करती, कहते हैं इनके सॉल्यूशंस को हिसाब से देखा जाए, कहते हैं कि मेडिटेक्स हैं, इनके पास क्लाउडटेक्स की सर्विसेज हैं, और इनके पार्टनर्स और क्लाइंट की लिस्ट की बात करें तो इनके पास ढेर सारा क्लाइंट और पार्टनर की बात करती है, जो कि गूगल से लेकर के चाहे वो गिरनार की बात करें या गोडैडी की रजिस्ट्री की बात करें, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डोमेन बुक कराते, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, लार्सन टुब्रोस हो, इन सब के साथ इनका पार्टनरशिप में कामकाज चलती कहती है। पार्टनर्स हैं हमारे और क्लाइंट बेस भी हैं, जो कि न्यूज 18 का भी नाम उन्होंने जिक्र कर रखा है। साथ में कहते हैं हमारे पास मीडिया कवरेज भी हमारे पास है, जिसमें हमने ये सब इंफॉर्मेशन को शेयर करके रखा हुआ है। इसके इन्वेस्टर्स रिलेशन को लेकर भी कहती है कि हमारे पास यहाँ पे हमारे वेबसाइट्स पे ये सारे के सारे चीज़ मिलती है। अब ये जो कंपनी कामकाज करती है, यदि इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी है जो कि फिनटेक्स हो, ई कॉमर्स की बात करें, ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, इंटरनेट, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे कंपनी अपनी पैर ना पसार के चल रही हो। चलिए, जो मार्केट में इनकी लगातार स्टॉक में प्राइस में बढ़ती है, इसके पीछे के कुछ बैकग्राउंड्स को समझने के प्रयास करते हैं, जिसको कहते हैं फंडामेंटल, और उसको हम टेक्निकल ट्रेंड के बेसिस पे क्या करेंगे, आपस में रिकनशाइल करेंगे। तो समझते हैं बुक वैल्यू केवल ₹1.83 का, इंटरेंसिक वैल्यू इसके कई गुने की रफ्तार से ज़्यादा, नियरली कह सकते हैं ₹10 के आसपास। और फिलहाल देखिए प्राइस की बात करें तो ₹31 के आसपास है, जबकि इस स्टॉक में अभी भीड़ खचाखच भरा हुआ है निवेशकों को लेकर के। जो बाकी कंपनियों में यदि 39 लोगों की भीड़ है, तो यहाँ पे 142 लोगों की भीड़ है। किसके बेसिस पे? अर्निंग के बेसिस पे, जो कि पहली क्वालिटीज क्या कहता है सामने रखता है, जो कंपनी से होने वाली जो फायदे हैं उस फायदे को पर शेयर का कितना फायदा होता है, जिसको हम ईपीएस कहते हैं, और ईपीएस के बेसिस पे देखा जाए जिसको हम करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड ईपीएस को करते हैं, तो क्या निकलती है एग्जैक्टली भीड़ का आंकड़ा पता चलता है। जहां नंबर ऑफ शेयर 85 करोड़ के आसपास है, मार्केट कैप भी करीब 2600 करोड़ के आसपास टच करती निकलती नजर आती है। जहां पे आरओसी की बात 13%, आरओई की बात नियर अबाउट द सेम है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, हायर टू हायर कंपनी अभी तक 45 तक गया था। और ये क्या आगे चल कर के जिस हिसाब से इनकी चार्ट ग्रोथ कहती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगातार, जिनके हिसाब से इनका फिलहाल की चार्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इन्होंने अभी सपोर्टिंग के आसपास इन्होंने लिया था, बेस बनाती नजर आई है। इसके अलावा यदि हायर टू हायर देखा है तो एक तो पहला हायर ये बनता है, दूसरा हायर ये बनता है, तीसरा इनका रेजिस्टेंस के बाद ये बनती है, अर्थात ₹45 के आसपास। क्या लगता है आगे चल कर के ये 45 के बदला ₹100 हो सकता है? ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है? मैं कह सकता हूँ कि ये 45 वाला स्टॉक आगे चल कर के ₹100 के बनने वाली है। तो दोस्तों ये बन सकती है, इसके पीछे हमें क्या करना पड़ेगा, ईच स्टेप बाय हमें लर्निंग्स पॉइंट को समझना पड़ेगा, आखिर यहाँ पे क्या कहना चाहता है, और किस लेबल्स के बेसिस पे इसमें कुछ गोल्डन रूल भी है, वो भी हम सामने समझेंगे। जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो नियरली कहीं 64% के आसपास की, और डेट टू इक्विटी जो कि एक आंकड़ा समझ में आती है कि जो ईपीएस है जो कि प्रॉफिट की पार्ट है, और ये एक पार्ट है जो कि बैलेंस शीट की पार्ट है, इन दोनों को क्या करते हैं आपस में गहरा संबंध है ईपीएस से, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है R2R को लेकर। दोस्तों मैं कोई एनालिसिस की बात नहीं करता हूँ, केवल हम रिकन्सलेशन करते हैं आपस में, आखिर इसका जो पार्ट था वो किस तरह के चार्ट के पार्ट की बात कर रही है, सेल्स के पार्ट की बात कर रही है, क्या सेल्स के अकॉर्डिंग इसकी चार्ट लगातार ग्रो करती है नहीं करती है, ये सब की सब हम डेटा को आपस में रिकन्सलेशन करने के प्रयास करते हैं। जहाँ पे देखा गया कि फेस वैल्यू के ₹1 के अकॉर्डिंग मार्केट में केवल कितने परसेंट की 44% की अर्निंग करती है, जो कि काफ़ी बेटर है
1 रुपये के नोट्स जो आपके दिए गए 1 रुपये का सिक्का है वो 44% की अर्निंग करके देता है बैठे बैठे। जो कंपनी 2012 में बनी थी और कहती है एडटेक कंपनी दैट इज ऑफर्ड डेटा ड्राइवन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एंड द मोनेटाइजेशन सॉल्यूशन टू द डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर एडवर्टाइजर्स एजेंसीज एंड द डिजिटल मीडिया को लेकर कंपनी कामकाज करती रही है। इसके पेयर्स की तरफ देखेंगे दोस्तों, बताऊं उससे पहले एक नज़र आपको समझाऊं कि दोस्तों मैं कोई ट्रेडर्स नहीं हूं किसी स्टॉक को लेकर के, ना ही किसी कंपनी को लेकर के एडवाइज़र की बात करता हूं। इसे कम्प्लीटली एज ए लर्नर मार्केट में लर्न करता हूं, जो लर्निंग करता हूं वही आपके सामने रखता हूं, वो भी लाइव होती है विदाउट किसी एडिशन को लेकर के। यदि हमारी लर्निंग्स में आपको कुछ अच्छी बात निकल के आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर करके आप कर सकते हैं। और साथ में यदि आप उसको और भी प्रमोट करना चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस को लेकर के, इसी तरह के लर्निंग्स को लेकर के, तो आप इसको बेटर लर्निंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए समझने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के क्या कहना चाहता है। यहाँ पे देखा गया कि पेयर्स को लेकर के इस कंपनी में पीवी फिनटेक्स जैसी कंपनी, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी शामिल है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में भीड़ है तो वो पीवी फिनटेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्राउडेड भीड़ है। दूसरे नंबर पे यदि डेटा देखा जाए तो वर्ल्टोज के अंदर ही भीड़ का आंकड़ा कहता है, जो कि 142 घंटे की रफ्तार से चलती नज़र आ रही है। अब एक पार्ट को समझेंगे जहाँ पे हम बैलेंस शीट और पीएल का, उससे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ आकलन करके देखें हमारे सामने क्या निकल इसमें हमारे सामने निकल के ये आती है पॉइंट आउट व्यू के यहाँ पे देखने को मिलती है, जिनके पास क्या लगातार इंक्रीज करती है तो कहती है ऑब्वियसली देखा गया कि लगातार क्या हो रही है, चाहे हम लास्ट 12 महीने का डेटा देख लें या पहले का डेटा देख लें, कई गुने की रफ्तार से भागती नजर आती है। जब भी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो अभी हायर टू हायर की बात करें तो हायर टू हायर पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का कामकाज कर रही है। क्या इसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम तो कहते हैं नथिंग, करीब 15 लाख के आसपास कहता है, जो कि बहुत कम है। और यदि हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये कहते हैं कि रिवेन्यू में 77% से लेकर के जंप होते होते नेट इनकम में करीब 61% तक की उछाल देखने को मिली है। ये कुछ आंकड़ा था। इसी तरह से हम ये चार्ट का भी आंकड़ा इसी ग्राफ से देखा जाए तो ये कहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ग्रो लेवल थी वो लगातार इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है, चाहे हम पिछले साल की जून 23 का जून 24 को कंपेयर करके देखें तो। यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी साइड में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाके देखें तो हमारे सामने समझ ये आती है तो कंपनी लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है। अभी तक इनके क्या लग रहे हैं, सेल्स लगातार ग्रो करती है, प्रॉफिट लगातार इंक्रीजेबल करती है। जहाँ पे ट्रेंडिंग के व्यू के देखें तो 3 से 6 से लगातार यहाँ से देखा जाए और यहाँ से देखा है तो कुछ फिगर में कई बार उन्होंने डाउन साइड देखी है कंपेरिजिंग टू द स्टॉक, जो कि इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें गिरावट आ गई, जिसकी वजह से या फिर उसकी वजह से उछल जाती है। अब इसलिए क्या हुआ, टॉप ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिलता नजर आता है। और इसीलिए इसको क्या करेंगे, हम आपस में R2R करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए बैलेंस शीट की फिगर और आपस में एक एक एस्पेक्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे देखा गया कि एनुअली डेटा के बेसिस पे जो इसका डेटा हमारे सामने आता है, चाहे हम पिछले 2-4 सालों का डेटा का कवर करके देखें तो हमारे सामने ये दिखता है कि मार्केट में इन्होंने अपनी सिस्टमेटिक कितनी लगातार बढ़ाई, चाहे पिछले साल के डेटा को देख लें या फिर ओवरऑल लास्ट टू लास्ट ईयर का डेटा के ही देख लें तो 87% से लेकर के रिस्पेक्टली देखा गया करीब 23% की नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिला है। ये इसका आंकड़ा कहता है। और वहाँ आर को लेकर के उसके बारे में देखा तो हमें सबसे बड़ी नज़र जाती है लायबिलिटीज़ को लेकर। तो कंपनी के पास लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने लायबिलिटीज़ को लगातार बोरोइंग्स को इंक्रीज किया है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं तो हमारे सामने एक सवाल और आता है, क्या इनका यूज कहाँ पे कर रही है कंपनी। तो यूज के बारे में देखा है तो उन्होंने फिक्स एसेट्स को डेवलप किया है। इसके अलावा जो अदर एसेट्स था उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो इसमें देखने वाली बात यह है तो कंपनी के पास उधार की बात भी कहती है, तो 53 करोड़ के आसपास कहती है तो कंपनी का लगातार उधार बढ़ती नजर आई है। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो हमारे माइंड में एक माइंड सेट आती है, क्या ये 53 करोड़ में कितना रिस्क बनता है। उनके डिटेल्स तो उन्होंने कहा कि हमारे पास क्लाइंट लिस्ट जो है अच्छी तक रही है। जहाँ पे हमने क्लाइंट लिस्ट के बारे में देखा था, कहती हमारे पास क्लाइंट चाहे वो RPA है या फिर टीवी सोनी टीवीज हों, स्वराज.com हो, यूनाइटेड SBI कैप्स वेंचर्स फंड हो, ये सब इनके क्लाइंट लिस्ट में आती है। तो
क्या इसके बेसिस पे यदि मार्केट में इनके कितने दिन में पैसा आते हैं, तो ये पैसे की बात करते हैं करीब 125 दिन में। यहाँ पे मेरे लिए बात सामने निकल के आती है, एक क्या वीकनेस की पॉइंट आती है। क्योंकि सोचने वाली बात है, करीब करीब 5 महीने में कोई पैसा दे रहा है, ये एक वीकनेस की पॉइंट है। जबकि इसमें पिछले पीरियड से इंक्रीज किया है, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक वीकनेस की पॉइंट तो दर्शाती है। जहाँ पे ये कहता है कि बैलेंस शीट फिगर 53 करोड़ के आसपास के आंकड़ा को देखें, तो ये कहता है कि करीब 155 करोड़ में वैल्यूएशन के हिसाब से 53 करोड़ इनका मार्केट में लगा हुआ है, और टोटल प्रॉफिट कितना किया है, 16 करोड़ का किया। जिसमें से इनके पास जो इंटरेस्ट की पार्ट उन्होंने जो अदर सोर्स था तो वो भी 2 करोड़ हटा दिया जाए, तो कहती है करीब कितना का, 18 करोड़ के आसपास, और सॉरी 14 करोड़ के आसपास का कहता है। इसके हिसाब से देखा तो इसके हिसाब से इसको परसेंटेज देखिए, इसके हिसाब से इसको परसेंटेज देखिए, और इतना ही नहीं इसको परसेंटेज भी देखिए, तो हमारे सामने कंक्लूजन आता है कि आखिर नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहता है। और उतना ही नहीं, यदि डेटर्स रेशियो की बात करेंगे तो वो क्या कहता है, कंपेरिजन टू द नेट प्रॉफिट और कंपेरिजन टू द नेट सेल्स के हिसाब। ये एक हमारे सामने निकल के आई, इसका मैं क्या है, जो जितना प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने बुक किया उसके कई गुने की रफ्तार से ज़्यादा कहते, जो कि 400% से नियरली कहता नजर आता, जो हायर साइड। अब चलिए समझने के प्रयास करेंगे इसका डेटा को, जहाँ पे बैलेंस शीट की हमें यदि एक गणना की तरफ कर लें, तो हमारे सामने ये आई जो कंपनी को लेकर के जो लगातार पिछले पीरियड से लेकर के आज तक का जो सेट्स रहा है, और जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी काफ़ी हद तक घटती नजर आई। क्या देखा जाए तो यहाँ कहती है कि 65% तो 68% के आसपास कैश एंड शॉर्ट टर्म बढ़ती है, लेकिन जिस हिसाब से इनका एसेट्स डेवलपमेंट किया है उससे थोड़ा सा कम क्या कहता है, लायबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है। कहती है यहाँ पे एसेट्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा कि चार्ट में हमारे सामने ये निकल के आया कि इनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कई गुना की रफ्तार से ज़्यादा थी कंपेयरिंग टू द बुक वैल्यू। तो क्या मार्केट इसके लिए 100 पॉसिबल है, तो कह सकते हैं हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन कुछ चीज़ों को और समझिए जहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें। आखिर हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम क्या कहता है इसको लेकर के, हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम इसके बारे में ये कहती है जो कंपनी जो लगातार सेल्स ग्रो के बारे में कहती है, और वो ये कहता है कि 3 साल में 40% की ग्रो, तो प्रॉफिट की बात करती है तो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग करती है, नियर अबाउट 24%। जबकि स्टॉक प्राइस इन दोनों के आकार के बेसिस पे मार्केट ने इससे कई गुने की रफ्तार से बढ़ी है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद थोड़ा सा इन दोनों के कंपेरिजन थोड़ा सा एवरेज से कम आंकड़ा कहता है। ये था इसका कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम। आते हैं निवेशकों को लेकर के, जहां 16,000 से ज़्यादा निवेशक हैं जुलाई तक के डेटा में, और यहाँ पे बल्क ट्रेड भी देखने को मिला था। कब का बल्क ट्रेड था, 10 अप्रैल 24 के बाद कोई भी ऐसा डेटा देखने को नज़र नहीं आया जिसमें कुछ पार्टी ने, तो एक ही पार्टी थी जिन्होंने यहाँ पे देखने के 2 लाख सेल करते हैं, तो एक पार्टी यहाँ पे 3 लाख की बोली लगा के खरीद लेता है सेम टाइम पे, ऐसा आंकड़ा क्या। जहाँ प्रमोटर्स के अलावा देखा है तो प्रमोटर के अलावा कंपनी में करीब एफआई की अच्छी खासी तादाद है। क्या कंपनी एफआई की है, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, ये तो शाह साहब की है, ये कोई शाह साहब की कंपनी है, शाह फैमिली की कंपनी है। एफआई की तादाद 11% के आसपास है, जिसमें इस एफआई में काफ़ी सारी फंड देखने को मिलता है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे डीआई नहीं है, और पब्लिक की तादाद करीब 24% के आसपास की अभी भी बनी हुई नज़र आती है, जिसमें कुछ तो बड़े निवेशक भी हैं, जिसमें या तो उनके प्रमोटर्स ग्रुप्स के रिलेटेड से लिंक करते हैं या फिर किसी और से लिंक। ये कुछ आंकड़ा था जहाँ पे हमने समझने का प्रयास किया, मतलब लगातार डिमांड कहाँ से बढ़ी है। लगातार जो 10-11 हज़ार 12 हज़ार के लोग हुआ करते थे, वो आज भी यहाँ पे 16,000 की भीड़ खड़ी थी 31 जुलाई तक की जो डेटा आई होगी उसके बेसिस हमने इसको समझने का प्रयास किया। अब आते हैं इसकी जो चार्ट हमने देख रहे थे, चार्ट बेसिस में आखिर रिटर्न क्या बनती है और क्या एक्सपेक्टेशन कहती है। लास्ट 2 साल 3 साल 5 साल के चार्ट देखे जाए तो इसमें कहते हैं कि इन्होंने पिछले जो रिकॉर्ड को तोड़ा था, ब्रेकआउट किया था, उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया। जैसे यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड को ख़त्म किया, उन्होंने मार्केट को उछाल पे पहुँचाने के लिए बड़ी तैयारी हुई। देखिए यहाँ से वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम को पता चल गया जो वॉल्यूम कुछ होने वाला है, बड़ी अपर साइड के लिए मोमेंटल होता है, और इसके बाद इन्होंने जो लंबी उछाल लगाई वो लगातार बनी। और यहाँ पे गोल्डन रूल जाते जाते सुनिएगा, तो मार्केट में गोल्डन रूल क्या कहता है, हमेशा इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं इसको एनालिसिस पार्ट में, जहाँ पे गुड प्रॉफिट की बात करती है। क्वार्टरली बेसिस में उनका इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन तब भी अभी भी देखने को मिलता है
जो डेटर्स डे हाई रेशियोज के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है। तो यहाँ पे 17 गुने के हिसाब से बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक की प्राइस बढ़ चुकी है और टैक्स रेट्स रिजिम्स क्या देखने को मिला है, काफ़ी लो देखने को मिला है। आइए यदि ये जाने कि आखिर निवेशकों को उन्होंने दिया क्या, तो निवेशकों का एज अ टाइम फ्रेम यहाँ पे ये कहता है कि पिछले 5 साल में कुछ ज़्यादा तो नहीं दिया, लेकिन नियरली ये कहते हैं कि इनके पास इसी तरह के डेटा निकल के आए जहाँ पे 6 महीने से एक बार सेटअप हुई थी, शायद एडजस्टमेंट हुआ था फंड को लेकर के, जहाँ पे शायद स्पिन किया गया होगा। मुझे लगता है कि ऐसा स्पिन किया हो गया जिन्होंने शायद स्पिन करके जो प्राइस इनकी कितना हुआ करता था, प्राइस यहाँ पे हुआ करता था 357 के आसपास, वो प्राइस आके 36 पे आ गई। मतलब यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे उन्होंने स्पिट किया या उन्होंने बोनस शेयर को डिक्लेरेशन दिया। दो तरह की बातें हो सकती है जिसके लिए यहाँ पे हो सकती है। तो ये हमने डेटा को समझने का प्रयास किया। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने थोड़ा सा डाउनफॉल देखा है, लेकिन दोबारा यहाँ पे देखिए मार्केट की सेंटिमेंटल कहता है कि यदि बॉटम पे लिया तो इनके लिए अच्छी खासी बनी। अब एक सवाल आता है जिसको गोल्डन रूल कहते हैं, मार्केट को लेकर के हमेशा कहते हैं। गोल्डन रूल ये कहता है जो मार्केट में आप हमने जब भी एंट्री किए हैं जिस भी प्राइस के आसपास चाहे इसके, तो उसमें ये देखना जरूरी है यदि आपकी जो आपकी रिस्क कितनी परसेंटेज की कहती है मार्केट में, और उस जो मार्केट की प्राइस है वो कितने रिस्क पे फिलहाल है, कितने रिस्क पे फिलहाल है। क्योंकि मार्केट में ये भी देखा गया कि मार्केट की प्राइस जो जिसको पिक पे कहते हैं उसको रिस्क फैक्टर कहते हैं, रिस्क फैक्टर पे कितना है। चलिए मान लिया किसी ने यहाँ पे लिया गिरती हुई चार्ट के अंदर लिया, ये समझ करके जो हमें आगे चलकर इम्प्रूवमेंट मिलेगा, तो उनको बेचने का मौका नहीं मिला। यदि उन्होंने एसएल के साथ बेचा तब तो वो निकल गए, अदरवाइज वो भी उनके पोर्टफोलियो में आज क्या दिख रहा होगा, ये पोजीशन दिख रही होगी जो उनके पोर्टफोलियो में आज पे परसेंटेज जो है काफ़ी नुकसान देख रही होगी। लेकिन इसीलिए गोल्डन रूल होता है कि आपकी अपनी पर्सनल रिस्क कितनी है किसी स्टॉक को लेकर के, जहाँ पर निवेश करते हैं और ग्रो की एक्सपेक्टेशन क्या होती है। जब तक ग्रो के अंदर आप कट नहीं करेंगे तब तक बैंक में पैसे नहीं आते हैं, ना उनसे बेनिफिट। यदि अच्छे हैं तो बाद में दोबारा नीचे आएगी तो दोबारा क्या होगा, ट्रेंडिंग व्यू के हिसाब से दोबारा उसको पोजीशंस लिया जा सकता है। तब तक के लिए दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के, दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग पार्ट। हम आज की लर्निंग में जान रहे थे स्टॉक मार्केट लर्नर के द्वारा, जहाँ कंपनी का नाम था वोल्टोस लिमिटेड, और ये एक आईटी से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती नजर आई है। पार्ट ऑफ देखा जाए तो ऑलमोस्ट इनका कामकाज मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और आईटी से पे ही कामकाज थोड़ा सा रहा है। इसके पीएस पे हमने देखा जो कि समझा इसके पास क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कहता है, खास करके यदि वेबसाइट्स के बेसिस पे माने तो चलिए मानते हैं, इसको समझते हैं और अगले कड़ी में मिलेंगे जहाँ पे कुछ नई कंसेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।